नमस्कार, मैं हूं संध्या आचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को बेल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। शुक्रवार को अमन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में हजारीबाग एसपी भी उपस्थित हुए। अमन के अधिवक्ता ने अदालत से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरअसल हजारीबाग के गिद्दी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव ने बेल मांगी थी। गिद्दी थाने में दर्ज मामले में अमन श्रीवास्तव को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों को बेल मिल चुकी है। अधिवक्ता विधेयक 2025 का विरोध रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने सड़क पर उतरकर किया। आज शुक्रवार को रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू अग्रवाल और महासचिव संजय विद्रोही के नेतृत्व में नए बार भवन परिसर से अल्बर्ट एक्का चौक तक वकीलों ने शांतिपूर्ण मार्च किया और अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान बार के महासचिव संजय विद्रोही ने बिंदुवार यह जानकारी दी कि नए विधेयक की किन किन बातों पर वकीलों को आपत्ति है। जेपीएससी 1 की टॉपर रही शालिनी विजय, उनकी मां शकुंतला और भाई मनीष विजय ने आत्महत्या कर ली है। यह घटना केरल की है। मनीष विजय केरल के ककनाड़ में कस्टम विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। शालिनी विजय जेपीएससी 1 की टॉपर रही थी। वह लंबे समय तक झारखंड में डिप्टी कलेक्टर रैंक में काम कर रही थी। 2 साल पहले वह छुट्टी पर गई थी, उसके बाद ड्यूटी पर वापस नहीं लौटी। शालिनी केरल की रहने वाली थी। शालिनी विजय को उनके भाई मनीष और मां को केरल के ककनाड़ स्थित सरकारी आवास में मृत पाया गया। शालिनी विजय और उसके भाई मनीष का शव घर में ही फांसी पर लटका मिला, जबकि मां शकुंतला का शव बिस्तर पर मिला है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने कई दिनों पहले ही आत्महत्या कर ली थी। मनीष विजय ने करीब सप्ताह भर पहले छुट्टी ली थी। छुट्टी खत्म होने के बाद भी वह जब कार्यालय नहीं पहुंचे तो उनके साथ काम करने वाले लोग उनके घर पहुंचे। जब उनके सहयोगी घर पहुंचे तो पाया कि घर से दुर्गंध आ रही है। तब घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में कई कोचिंग संचालकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। कोडरमा पुलिस ने स्कूल संचालक प्रशांत साव उर्फ प्रिंस समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान महाराष्ट्र और देवघर से भी इनके तार जुड़े होने के साक्ष्य मिल रहे हैं। वहां एक टीम भेजी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पेपर लीक मामले में गिरिडीह और कोडरमा के उपायुक्त से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के निर्देश पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच टीम गठित की है। हाथरस बगदड़ कांड में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें 121 लोगों की मौत के लिए पुलिस और आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आयोग ने सत्संग करने वाले भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आयोजकों की लापरवाही और प्रशासनिक चूक के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ था। बिहार के सासाराम से डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परीक्षा केंद्र में आंसर शीट देखकर नकल नहीं करने देने पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। विवाद में शामिल सभी छात्र 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने हथियार के साथ एक नाबालिग लड़के को पकड़ा है। दुबई में बैठे बड़े हथियार सप्लायर सारिक साठा ने संभल हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये खुलासा संभल पुलिस के हाथों गिरफ्तार गुलाम शाह ने किया है। गुलाम शाह ने बताया कि संभल से 23 नवंबर 2024 को एक फोन कॉल दुबई में बैठे सारिक साठा को किया गया था और संभल के हालात के बारे में बताया गया था। सारिक साठा के कई गुर्गे संभल में मौजूद थे। साठा ने अपने गुर्गे को हथियार सप्लाई करने को कहा था और कहा था कि सर्वे किसी हालत में नहीं होना चाहिए, वकील को मार दो। बता दें कि सारिक साठा संभल का ही रहने वाला है। उस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साठा दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई फरार हो गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता बदल गई है। 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली में सत्ता में वापसी करने में सफल हुई है। गुरुवार को रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। उनके साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस बीच बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता का सीएम बनने के बाद उन्हें गुलदस्ता भेंट करने को लेकर बीजेपी नेताओं में गजब का क्रेज दिखा। हद तो तब हो गई जब एक ही गुलदस्ते को बीजेपी के अलग अलग 11 नेताओं ने बारी बारी से सीएम रेखा गुप्ता को भेंट किया।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने शुक्रवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे, लेकिन यह सपना साकार नहीं होगा। ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अपराध की परिभाषा तक नहीं पता, सिर्फ आंकड़े जारी करने से हकीकत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव को अपने पिता के शासनकाल को याद करना चाहिए। तब कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी और अपहरण के पैसे कहाँ जाते थे, यह सब भी याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखना गलत नहीं, लेकिन इसके लिए ज्ञान और अनुभव जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। 100 लीडरशिप कॉन्क्लेव की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने आज शुक्रवार को भारत मंडपम में 100 लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम ने इस आयोजन को हृदय के करीब करार दिया। कहा कि व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण और जन से जगत हमारा लक्ष्य है। किसी भी ऊंचाई को पाना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन नेतृत्व का विकास बहुत जरूरी है। साथ ही कहा कि 100 की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवा पुरुष और महिलाएं दीजिए, मैं भारत को बदल दूंगा। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पूर्व सीएम अतीश सिंह ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा, तो अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, काम हमें ही करने दीजिए ना। दिल्ली की सीएम ने कहा कि जो भी वादे जनता से किए गए थे सारे पूरे होंगे। भारत में वोटर टर्न आउटर फंडिंग को लेकर देश में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने फंडिंग रिपोर्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, झूठ सबसे पहले वाशिंगटन में बोला गया, फिर झूठ को भाजपा की झूठ सेना द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अब इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है, क्या इसके लिए माफी मांगी जाएगी? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि $21 मिलियन की जो वोटर टर्न आउटर फंडिंग भारत को की जाने वाली थी, वो बांग्लादेश के लिए थी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और एलन मस्क की जल्दबाजी में गड़बड़ी हुई है। जयराम रमेश ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे दावे कम से कम कहने के लिए तो बेतुके हैं। फिर भी भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए, जिसमें दशकों से USAID द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को दिए गए समर्थन में विस्तृत विवरण हो। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कह रहे हैं कि USAID द्वारा भारत को $21 मिलियन दिए जाने थे। वहीं ट्रंप के बयान के बाद भाजपा ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।